हम लास्ट में भारतीय मिट्टियां पढ़ रहे थे हम, ठीक है। भारतीय मिट्टियां पढ़ रहे थे हम, तो हम आज जो है भारतीय मिट्टियां हमारे लगभग 6 मिट्टियां हो गई थी, 2 मिट्टियां हमारी रह गई थी, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में हम जो है प्राकृतिक वनस्पति जो वेजिटेशन है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भारतीय मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने 6 मिट्टियां पढ़ ली थी। मैं नाम एक बार फिर से बोल देता हूँ। इसमें आपके सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी थी, जो कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश में मिलेगी। उसके बाद जलोढ़ मृदा थी, जो कि आपको मैदानी भाग में मिलेगी, जिसको हम कांप पड़ता है, पथ्थरी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी काली मृदा, जो कि दक्कन के पठार में, इसके अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ भाग में सारा आता था। इसे रेगुल मृदा, वर्टिसोल और कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने काली मृदा की बात करी, काली मृदा हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद इसमें इस काली मृदा में कपास जो है वो अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। फिर हमने जो चौथी मिट्टी की जो हमने बात करी थी वो थी हमारे लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी की बात करी थी, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है उसकी हमने बात करी थी कि कहाँ कहाँ फैली हुई है। फिर हमने लेटराइट मृदा की बात की थी कि 5 हॉट स्पॉट क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। बारिश की वजह से वहाँ पर वो लेटराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि उसमें लोग एल्यूमिनियम और लोहे जो है वो तो ऊपर की तरफ आता है, बाकी जो पदार्थ है वो नीचे चले जाते हैं। तो नीचे जाने की वजह से वो क्या है, कठोर हो जाती है मृदा, ठीक है। लेटराइट मृदा पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी रेतीली या बलुई मृदा की या मरुस्थलीय मृदा की, जिसका विस्तार हमने राजस्थान का जो पश्चिम भाग है उसके अंतर्गत बात की थी। राजस्थान का, पंजाब का और हरियाणा का कुछ भाग है जिसमें हमारे रेतीली या बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, इसकी बात करी। उसके बाद हम अगली बात करते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा। देखिए, हमने जो भारत की जो मिट्टियों का 8 विभाजन किए हैं, वो 8 विभाजन बिल्कुल सिंपल, आपको समझने में आसान है, उनके नाम से समझ में आती सारी चीजें। तो जैसे मिट्टी हुई या प्राकृतिक वनस्पति भी आगे आएगी आपके चैप्टर, तो बहुत आसानी से समझ में आती है दोनों चीजें, ठीक है। केवल आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कि कौन सी जो कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, किस क्षेत्र में, किस राज्य में, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखने की होती है। हम बात करते हैं लवणीय क्षारीय मृदा की, तो इस जो मृदा का विस्तार हो कहाँ कहाँ है, देखिए। लवणीय या क्षारीय मृदा का वहाँ विस्तार रहेगा जहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो इस मृदा का हम विस्तार की बात करते हैं, ये है हमारे दक्षिणी पंजाब में, ठीक है, दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान में, केरल तट एवं सुंदरवन जो है उसका क्षेत्र, सुंदरवन का डेल्टा वाला जो क्षेत्र, उस क्षेत्र में लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाएगी। अब ये लवणीय क्षारीय मृदा सुंदरवन में पता है, क्योंकि वहाँ पर खारा पानी है, समुद्र का, इसके लिए पाई गई। केरल के तट के आसपास वहाँ पर खारा पानी है। लेकिन यहाँ दक्षिणी जो हम पंजाब की इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिम राजस्थान, इसमें ये समस्या कैसे आई कि वो लवणीय या क्षारीय मृदा हुई। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ की जो मृदा है वो रेतीली है, बलुई है मृदा। तो यहाँ पर जब पानी की आपूर्ति हुई, जैसे हम सतलज नदी की बात करते हैं, ब्यास नदी की बात करते हैं, उन नदियों से पानी की आपूर्ति इन क्षेत्रों में हुई, गंगा जो इंदिरा गांधी नहर है उसके जैसे, तो वो जब पानी पिलाया गया तो उस पानी की वजह से यहाँ पर क्या है कि एक सफेद परत जम जाती है, तो लवणीय क्षारीय मृदा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी क्षेत्र थे जो हमने इसमें लवणीय क्षारीय मृदा में देखे। अब देखिए इसमें क्यों होता है ऐसा कि अति जल भराव क्षेत्र, जहाँ पर जल भराव क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है, तथा जो अनियंत्रित सिंचाई है, ज्यादा सिंचाई करते हैं, कि ज्यादा मात्रा में पानी पिलाते हैं, तो उसके कारण से जो भूमि की जो भूमिगत जो तत्व है वो क्या धरातल पर आ जाते हैं। धरातल पर आकर वो क्या करते हैं, सफेद नमकीन परत बना देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ पर पानी का जमाव होगा और मिट्टी वहाँ पर बलुई मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी और पानी का जमाव होगा, तो वहाँ पर उसकी केशिका क्रिया होगी। केशिका क्रिया का मतलब एक कण से दूसरे कण को जल जाता है, वो जल जाने से उसके अंदर जो आपके जो बात करते हैं लवणों की, तो वो लवण ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। पानी के भराव से पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है, एक सफेद परत या चादर के रूप में वो जम जाता है, ठीक है। जिससे कि क्या कहा जाता है, रेन या कलर के। और ये जो परत बन जाती है, हम जिस परत की बात करते हैं, ये परत बनने के बाद में ये भूमि का उद्देश्य हो जाती है अनुपजाऊ। अनुपजाऊ इस वजह से क्योंकि
इस परत के जमने के बाद में देखिए सारे जो इम्पोर्टेंट जो तत्व थे, एलिमेंट थे, वो भूमि में अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट है, जो सफेद परत के रूप में लवण ऊपर आते हैं, ये लवण अनुपजाऊपन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इस ये अनुपजाऊपन हो जाता है भूमि के अंदर, तो इस अनुपजाऊपन को कम करने के लिए आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो मृदा है, मिट्टी है, उसके अंदर हम जिप्सम डालते हैं। देखिए जिप्सम जो है मृदा की उर्वरता को वापस से बढ़ाती है। तो जिप्सम डालकर हम इस जो अनुपजाऊ मृदा है इसको वापस से उपजाऊ बना देता है। जहाँ पर अति सिंचाई की जाती है, ठीक है, जहाँ पर अति सिंचाई की जाती है, जहाँ पर अति सिंचाई की जाती है, वहां पर ये समस्या आती है कि वहां पर ये सफेद परत जम जाती है। उस सफेद परत से निजात पाने के लिए उस मृदा है उसमें जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम डालने से वापस से वो मृदा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि जो सफेद परत जमती है वे है, यानी कि उसको बोलते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर वो NaCl है, यानी कि जो हम नमक की बात करते हैं, तो सफेद परत दो प्रकार से जमेगी। अगर वो NaCl सोडियम क्लोराइड है तो मृदा जो है लवणीय होगी। ठीक है, और अगर वो जो सफेद परत जमी है वो सोडियम कार्बोनेट है, NaCO3 है, तो मृदा क्षारीय होगी। अब लवणीय और क्षारीय दोनों में अंतर है। देखिए लवणीय का मतलब होता है कि उसके अंदर लवण घुले हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सी वो खारी प्रकृति की है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षारीय प्रकृति का जो पानी है वो कठोर होता है और उसमें लवणों की मात्रा में कमी नहीं होती है, लेकिन वो कठोर पानी की वजह से वहाँ की मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। तो क्षार में और लवण में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखना। लवण का मतलब है कि वहाँ पर नमकीन पानी है, खारा पानी कहते हैं। लेकिन क्षारीय मृदा कहा जाता है, क्षारीय जो जल कहेंगे तो वो एक कठोर पानी है, यानी कि मृदा को कठोर बना देता है वो पानी। ठीक है, तो अब हमने भी बात की थी कि ये जो क्रिया होती है, ये जो सफेद परत जमती है, ये परत जमने के पीछे रीजन क्या है कि ये केशिका क्रिया होती है। ठीक है बेटा, केशिका क्रिया को समझना आपको जरूरी है। केशिका क्रिया की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा है 2 मिनट के लिए समझाता हूँ। तो क्या है ये कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ह्यूमन मनुष्य है या पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर वेन्स होती है, इनकी नसें होती है जो खून को एक तंत्र से दूसरे तंत्र तक ले जाती है। ठीक है, उसी प्रकार हम जो पृथ्वी की बात करते हैं तो उसके ऊपरी धरातल की बात करते हैं, मिट्टी की परतों की लेयर्स की बात करते हैं, तो मिट्टी की जो परतें हैं इनके अंदर एक कण से दूसरे कण में पानी रिसता है। ठीक है, एक कण से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, इस तरह से कण रिस रिस के जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं केशिका क्रिया। यानी कि कभी भी आप देखिएगा कि कहीं मिट्टी पर आप पानी डालते हैं तो थोड़ी देर में चारों तरफ की मिट्टी गीली हो जाती है। पानी तो हमने एक जगह डाला, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी के गीला होने का कारण क्या था कि वो केशिका क्रिया, कि एक कण से दूसरे कण में वो पानी पहुंचा, दूसरे से तीसरे में पहुंचा, इस तरह से वो कण एक से अलग अलग कणों में जो पानी पहुंचता गया, तो इस तरीके से वो पूरी मिट्टी गीली हो गई। तो ये क्रिया कहलाती है केशिका क्रिया। तो ये थी आपके लवणीय या क्षारीय मृदा की ये कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता होती है और इसको किस तरीके से इन मिट्टी को अनुपजाऊ करती है। तो उपजाऊ करने के लिए इसमें जिप्सम डाल दिया जाता है। ठीक है, और NaCl है तो लवणीय है, और NaCO3 की मात्रा ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रकृति की है। ये आपकी हुई लवणीय। अब उसके बाद हम बात करते हैं पीट दलदली या ज्वारीय मृदा। देखिए ये मृदा भी वहीं मिलेगी जहां पर पानी की अधिकता होगी। ठीक है, पानी जहां पर रुका हुआ रहता है वहां पर क्या है, वहां पर क्या होता है कि पानी रुकने की वजह से दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो दलदली क्षेत्र बनने की वजह से इस मृदा का निर्माण होता है। कहने मतलब यहाँ पर हम जो फसल वगैरह पैदा बहुत कम हो पाती है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति इस क्षेत्रों में अच्छी खासी होती है। जैसे कि हम बात करें ये कहाँ है इसका विस्तार, कि जो पीट दलदली और ज्वारीय मृदा इसका विस्तार हम बात करते हैं, एक तो केरल में है। ठीक है, केरल का जो तटीय क्षेत्र है उन क्षेत्र में काफी लंबा तटीय क्षेत्र केरल का। फिर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, कि उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर बाढ़ वगैरह आती है, पानी की अधिकता है, इस वजह से वहां पर ये जो हमने शुरुआत में जब प्राकृतिक प्रदेश की बात कर रहे थे तो हमने 3-4 वर्ड पढ़े थे। एक पढ़ा था बांगर, ठीक है, खादर, तराई, ये सारे वर्ड पढ़े थे। तराई क्षेत्र का जहाँ पर पानी वापस से ऊपर आता है, ठीक है, पत्थरों के नीचे से पानी वापस से ऊपर आता है, उस क्षेत्र के अंदर दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो वो क्षेत्र है अल्मोड़ा वाला क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा आपको पता है कि पूरा जो है डेल्टा क्षेत्र पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी रुका हुआ है जिसके अंदर पेड़ वगैरह जो उगते हैं सुंदरी, ये सुंदरवन डेल्टा इसका इसके पेड़ के नाम पर ही पड़ा है। वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष उगता है जिसकी न तो जड़ का पता लगता है न तने का पता लगता है। वो इस तरीके से फैले हुए रहते हैं कि पानी के ऊपर अंदर बाहर कि उसकी जड़ों का पता नहीं लग पाता। वो उसी सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। और इसके अलावा हम बात करें तो अन्य जो निचले डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र जैसे गोदावरी का डेल्टा आता है। इधर हम बात करें गुजरात में जो गुजरात की तरफ हम बात करें तो कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है कि कच्छ के रण में जो सारी नदियां आकर वो अपना पानी ले आती है और उसके बाद में वो नहीं पहुंच पाती है अरब सागर तक, तो वहां पर एक दलदली क्षेत्र बनता है। कच्छ का रण क्या है, दलदली क्षेत्र है। हम लूनी की बात करें, महासी की बात करें, ये सारी नदियां उस क्षेत्र में बहती है लेकिन वहां पर आकर विलुप्त हो जाती है। तो वो पानी वहां पर क्या है, दलदल का क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये तो थे इसके क्षेत्र कि कहाँ कहाँ आप जितने भी तटीय क्षेत्र देखेंगे उन तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो है मृदा पाई जाएगी। यानी कि गुजरात वाला तट की बात करें, केरल वाला तट की बात करें, उधर से हम आंध्र और तमिलनाडु के तट की बात करें वहाँ भी ये मृदा पाई जाएगी। और एक हम पश्चिम बंगाल के अंदर हम सुंदरवन के डेल्टा की बात करें वहाँ भी मृदा पाई जाएगी। इसके अलावा आंतरिक रूप से अगर एक क्षेत्र की बात की जाए तो वो है उत्तराखंड का अल्मोड़ा क्षेत्र। ठीक है, ये तो थे इसके क्षेत्र। अब इसमें जो दलदली क्षेत्र में जो है काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए ये मिट्टी किस वजह से बनी कि दलदली क्षेत्र है, तो दलदली क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जानवर चला गया, वो फंस गया मर गया, ठीक है, या फिर कोई पेड़ पौधे पत्तियां उड़कर आई वो भी वहीं पर अटक गई और वो भी सड़ गल के तो जैविक पदार्थ के रूप में जमा हो जाती है। तो वो जैविक पदार्थ के रूप में दलदली क्षेत्रीय मिट्टी का निर्माण होता है। तो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में खारे पानी के प्रभाव से उत्पन्न दलदल में मीथेन गैस व्याप्त होती है। देखिए अब वो दलदली क्षेत्र तो बना, लेकिन जब खारे पानी के संपर्क में दलदली क्षेत्र आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर कौन सी गैस का निर्माण होता है, CH4 यानी कि मीथेन गैस व्याप्त हो जाती है, यानी कि बन जाती है। मीथेन गैस की आपने देखा होगा कि मीथेन गैस बहुत हानिकारक गैस है जो मृदा को अनुपजाऊ बनाती है। मीथेन गैस जो है वो इस दलदल वाले क्षेत्र में बन जाती है और ये जो मीथेन गैस है वो क्या करती है, इसको पूर्णतया अनुपयोगी या उपज रहित बनाती है। ठीक है, अब हम इस मीथेन गैस की बात करें दलदली क्षेत्र में तो ये जो मृदा है, कीट दलदली क्षेत्र वाली मृदा है, ये मृदा क्या होती है, काली होती है, भारी होती है, काफी अम्लीय होती है। ठीक है, मीथेन गैस की वजह से क्या होती है, ये अम्लीय होती है, काले कलर की होती है, भारी मृदा होती है, यानी कि इसमें वजन होता है क्योंकि इसमें हमेशा पानी की मात्रा होती है, इसके वजह से इसमें वजन होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये काफी अम्लीय प्रकृति की होती है, क्षार या लवणीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति की वजह से होने के कारण मृदा जो है अनुपजाऊ होती है। तो ये तो हमने 8 जो बेसिक मृदाएं थी भारत की उनकी बात करी। आपके प्रश्न आता है अगर परीक्षा में तो आपको डायग्राम बनाना है, जो स्टार्टिंग में देखा था वो डायग्राम बनाना है। इसके अलावा ये 8 मृदा है इनके बारे में लिखना है, बस आपको एग्जाम में इतना ही करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, तो यूनाइटेड स्टेट से यूएसए में क्या है कि कृषि जो मृदा है, भारत की जो मृदा है उनको उनके नाम दिए, यानी कि कहते हैं अंग्रेजी नाम दिए या वो जिस हिसाब से वर्गीकरण करते हैं उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिए। तो ये मृदाओं के नाम ध्यान रखना है आपको केवल कि ये मृदाओं के नाम क्या है। देखिए ये भी यहाँ पे उन्होंने 8 भाग बांटे इसके मृदा के, तो नाम है इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्टीसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल, अल्टीसोल, मॉलिसोल और अन्य, ये नाम दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये हमें इसका यहाँ पर इनको नहीं पढ़ना है क्योंकि देखिए ये उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिए, हमारी मृदाओं को अपने हिसाब से नाम दिए, तो हमें जब मृदा का वर्गीकरण करना है वो हमारे हिसाब से, हमारे जो भारतीय वर्गीकरण है उसके हिसाब से वो 8 मृदाएं हैं वो बताने का ऐसा प्रश्न आता है। तो ये आपकी जो है मृदा वाला चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद में आपके नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात करी मिट्टियों की। अगर मिट्टियां आपको भारतीय संदर्भ में मिट्टियां अगर आपको समझ में आ गई है आसानी से, तो देखिए वनों का वर्गीकरण, जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो आसानी से समझ जाएगा। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, या तो भारतीय मिट्टियों से आता है या भारतीय वनस्पति से। इन दोनों से एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोनों ही इजी है, डायग्राम है इसके अंदर, और आपको सिर्फ उनका क्लासिफिकेशन करना होता है। तो भारतीय जो मिट्टियों की बात करते हैं, ये जो आप मिट्टियां देख रहे हैं, इनका वर्गीकरण जो किया हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं, तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कैसे निर्धारित किया था उसकी बात करते हैं। तो भारत में क्या है, वर्षा की जो मात्रा है और उपजावज के आधार पर भारत की वनस्पति को बांटा जाता है। ठीक है, भारत में आपको पता है वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल, क्लाइमेट की, जलवायु की बात करें तो उसमें वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। कि जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, टेम्परेचर अच्छा मिलता है, वहाँ पर क्या वनस्पति अधिक मात्रा में उगती है। और उच्चावच की बात करें, कि साहब जहाँ पर पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ वनस्पति कम मिलेगी। जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ भी वनस्पति काफी मिलेगी, लेकिन मानव ने वहाँ पर जो प्लेन क्षेत्र है वो काट पीट के बराबर कर दिया है, तो वहाँ पर वनस्पति का अभाव इस वजह से हो जाता है। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें वनस्पति मिलेगी। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, वहां पर आपको वनस्पति अच्छी खासी मिलेगी। तो ये वर्षा की मात्रा, तापमान, मतलब जलवायु के जो फैक्टर्स है, और उच्चावच, यानी कि उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा नीचा धरातल, उसके आधार पर हम बात करें तो जो भारत की जो वनस्पति है उसको इन निम्न रूपों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला है हमारा सदाबहार, पर्णहरित। देखिए नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। नाम वहां पर एग्जाम में वो कोई भी लिख सकता है, या ऑब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पे सारे नाम मिलेंगे आपको। सदाबहार, पर्णहरित, चौड़ी पत्ती के वन, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनस्पति। अब इसमें आपके एक वर्ड आया चौड़ी पत्ती के वन। ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी वर्षा अधिक मात्रा में होती है, या जहां पर पानी की उपलब्धता है, या उष्ण कटिबंध वाले जो वन है, वो हमेशा चौड़ी पत्ती के वन मिलेंगे। जबकि हम जो शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, शीत कटिबंध की बात करें, जहाँ पर पानी की कमी है, उन क्षेत्रों की बात करें, वहां पर क्या है, उन पेड़ों की पत्तियां छोटी होती है और नुकीली होती है, कांटेदार होती है। ये विशेषता होती है जलवायु के हिसाब से। हिसाब चौड़ी पत्ती के वन तो उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहाँ पर आपके पानी, वर्षा की मात्रा अधिक है। ठीक है, ये इनके नाम है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं इसके बारे में देखते हैं। भारत में जो है उच्चतम वर्षा के क्षेत्र में ये सारे वन पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ उच्चतम यानी कि ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर ये सारे वन पाए जाएंगे। अब ज्यादा वर्षा कहाँ कहाँ होती है, देखिए मैंने 5 हॉटस्पॉट क्षेत्र बताए थे, वो सारे क्षेत्र कौन कौन से थे। कि पश्चिमी घाट पर्वत, यानी कि पश्चिमी जो घाट पर्वत वाला क्षेत्र है, उसकी बात, वहाँ अत्यधिक बारिश होती है, तो वहां पर आपको वनस्पति अच्छी खासी मिलेगी। फिर आता है अंडमान निकोबार, ठीक है, वहाँ भी वनस्पति खूब मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी बारिश काफी अच्छी मात्रा में, मानसून अच्छी सक्रिय होता है। फिर उत्तरी पूर्वी भारत, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में हम हिमालय और मेघालय की बात करते हैं। हिमालय और मेघालय वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी भारत में आता है। ठीक है, तो वहां पर भी बारिश अच्छी होने की वजह से वनस्पति अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम हिमालय का जो तराई क्षेत्र है। देखिए हिमालय के सबसे नीचे आती है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि जो 20-25 किलोमीटर के रेंज में क्षेत्र, वहां पर क्या है, ये पहाड़ों से जो है मानसूनी पवनें टकराकर अत्यधिक बारिश करती है, तो उस क्षेत्र में आपको वनस्पति अच्छी मिलेगी, तराई क्षेत्र में। और एक हम बात करते हैं पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी पठारी प्रदेश का मतलब है कि जो भारत का जो पूर्वी भाग है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार के आसपास वाला क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र वो पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत आता है। वहां पर भी ये अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, तो वहां पर भी क्या होता है, यहाँ पर वनस्पति अधिक मात्रा में मिलती है। 5 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो हमने बात करी कि आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ अधिकतम बारिश होगी वहां पर ये वन मिलेंगे, सदाबहार वन। सदाबहार वनों की विशेषताएं होती है कि ये पेड़ अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पर्णहरित वाले, यानी कि मतलब कि जो पेड़ साल में एक बार पत्तियां गिराते हैं वो पेड़ भी होते हैं, लेकिन सदाबहार जो वन है वो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, क्योंकि उनको जल की आपूर्ति होती रहती है, सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। इस वजह से वो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए। इन वनों के लिए देखिए, सदाबहार वनों के लिए 200 सेंटीमीटर जो
जो है वो वार्षिक वर्षा चाहिए। ठीक है, इतनी अब हमने देखा कि ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमेशा रहती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी जो भारत वाला क्षेत्र है उसमें मौसिन नाम सुना होगा आपने, जो वहाँ पर कीपाकार पहाड़ियाँ है, जो गारो खास कि उस जगह में है मौसिनराम, जहाँ पर सर्वाधिक बारिश अंकित की गई है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री के सेंटीग्रेड औसत इतना रहता है ये। इससे ये औसत की बात करें तो इससे ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, लेकिन औसत निकालते हैं तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है। ठीक है, और ये क्या है, एक उष्णार्ध जलवायु है, गर्म जलवायु वाला प्रदेश है। तो यहाँ पे गर्म जलवायु प्रदेश होने की खास बात है, ये जो ट्रॉपिकल जोन है विषुवत रेखा के आसपास वाला, यानी कि 8 डिग्री 10 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हर रोज बारिश होती है, न तो वहाँ कभी सर्दी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य पूरे वर्ष सीधा चमकता है। जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है उस पर हमेशा सूर्य सीधा चमकता है। जैसे हम अफ्रीका की बात करें, युगांडा के जो जिम्बाब्वे के क्षेत्र में बात करें, तो वहाँ पर पूरे वर्ष जो है बारिश होती है रोजाना। और ये बारिश होती है दोपहर बाद में, हमेशा 2 बजे बाद में, दोपहर तक क्षेत्र गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब क्षेत्र की वजह से वहाँ पर बारिश होती है। तो ये तो था इसके टेम्परेचर की बात। फिर आगे चलते हैं हम। अब इन देखिए सदाबहार वनों की एक विशेषता मैंने आपको बताया कि इन वनों की जो है पत्तियां चौड़ी होती है। दूसरी की एक बहुत ये विशेषता आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि सदाबहार जो वन होते हैं इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। दूसरा इनकी लकड़ी कठोर होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध वाले जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियां छोटी होती है, नुकीली होती है, और लकड़ी बहुत लचीली होती है। आपने देखा होगा शीतोष्ण कटिबंध में जो क्रिसमस ट्री होते हैं उनको आप ऊपर से नीचे तक खींच लेते हैं, फिर वो मुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं। तो वो बहुत कॉमन लकड़ी होती है, जबकि इन जो वृक्षों की बात करते हैं इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। ठीक है, पत्तियां चौड़ी, और ऊंचाई देखिए इनकी 40 से 60 मीटर। ठीक है, जिन पेड़ों को जितनी ज्यादा मात्रा में पानी और तापमान मिलेगा वो उनकी लंबाई उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो इनकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 40 से 60 मीटर होती है। अब इन वनों की बात करें तो ये जो वन है ये क्या होते हैं, ये जैसे 40 से 60 मीटर काफी ऊंचाई होती है, तो ये बहुमंजिला, बहुमंजिला का मतलब देखिए एक पेड़ ऊपर गया, फिर उसी के पास दूसरा पेड़ आया, फिर तीसरा आया, इस तरीके से चलते हैं। तो ये बहुमंजिला और एक छतरी नुमा लगते हैं सारे के सारे। ठीक है, काफी सघन होते हैं ये। और हम बात करें कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो इन्हीं वनीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो सदाबहार जो वनीय क्षेत्र है इनमें ही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमारा जो बेंगलोर के आसपास वाला क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वो इसी कारण से पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर बारिश अच्छी मात्रा में होती है, और दूसरा वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखिए इनकी हमने बात करी कि ये जो पेड़ है सदाबहार वन, इनका व्यवसायिक महत्व कम है। व्यवसायिक महत्व कम है क्योंकि ये सघन उगने के कारण कि इनकी जो है उतना कटाई नहीं हो पाई है, कठोर लकड़ी है इसलिए वो काम में कम आती है। आपने देखा होगा जो फर्नीचर या जो भी कुछ बनाया जाता है वो सारे क्या है, वो जो है सॉफ्ट लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, कठोर लकड़ी के नहीं बनते हैं फर्नीचर वगैरह, वो हमेशा एक कॉमन लकड़ी के पेड़ों से बनाए जाते हैं। हम सागवान की जिनकी बात करते हैं तो वो एक कॉमन लकड़ी होती है, उससे बनाए जाते हैं। तो इनका व्यवसाय क्या है, महत्व अत्यंत सीमित है। वो क्यों इतना अत्यंत सीमित, कि इनकी लकड़ी कठोर है। अब इन वनों में देखिए कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, उनके नाम देखिए। वो है इन वनों के जो मुख्य वृक्ष वो है गटापारता, आबनूस, रोजवुड, सिंकोना, लोहकास, टगर। ये सारे क्या है, कठोर लकड़ी के वृक्ष, सारे ये दक्षिण भारत में ही पाए जाएंगे जहाँ पर ये वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कि इन वनों में जो है वनस्पति घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ की वनस्पति प्रजातियां सौर ताप के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए वनस्पति सघन है, इनकी ऊंचाई 40 से 60 मीटर क्यों हो जाती है कि मान लीजिए हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम उसे पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के हिसाब से हम बढ़ते हैं आगे। तो उसी प्रकार ये वनस्पति क्या करती है कि
तापमान, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, अब वो तापमान को प्राप्त कर रहा है लेकिन नीचे वाले पेड़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो जब सौर ऊर्जा नहीं मिल रही है तो वो पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है ताकि उसे तापमान की प्राप्ति हो सके। तो ये एक प्रतिस्पर्धा चलती है, ये कंपटीशन चलता है उसे सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जिसकी वजह से इनकी लंबाई काफी ऊंची है, 40 से 60 मीटर होती है। तो यहाँ पर ये ऊंचे वृक्ष इसीलिए पाए जाते हैं। तो ये तो थे साहब आपके सदाबहार हो। देखिए सदा, जब भी आप वनों की वनस्पति की बात करते हैं तो उसमें दो चार चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है आपको, कि एक तो वो क्षेत्र याद रखना होता है, साहब वो कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, अब वो क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, साहब किस कारण, जैसे हमने यहाँ बात करी कि वो यहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बारिश काफी अत्यधिक मात्रा में होती है। फिर इनकी विशेषताएं साहब कि इनकी लकड़ी कठोर होती है, इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, इनकी लंबाई कितनी होती है, ये इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी होती है। और फिर इनकी जैव विविधता ज़्यादा मिलती है, वो चीज़ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये सारी आपको चीज़ें, अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें लिखना होता है वनस्पति के बारे में। तो ये सदाबहार वनस्पति, नाम ध्यान रखिएगा, 3-4 नाम हैं इनके, वो नाम इस तरीके से। अगला हम बढ़ते हैं, वहां पे हमने तब पढ़ा था पर्णहरित यानी कि सदा पूरे वर्ष हरा रहने वाला। अब पढ़ेंगे हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति या मानसूनी वन। देखिए पतझड़ी नाम आया यहाँ पर, पतझड़ी का मतलब है वर्ष में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हैं ये। ठीक है, पतझड़ जो ऋतु आती है उसमें, तो पत इसलिए इनको पतझड़ी वन कहा गया, इनको मानसूनी वन इसलिए कहा गया कि मानसून की वर्षा से ये फलते फूलते हैं। ठीक है, और ये उष्ण कटिबंध में है इसलिए इनको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति भी कहा गया। तो ये इनके 3-4 नाम हैं। अब ये देखिए इस बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ मिलेंगे। हाँ जी, ये मिलेंगे आपके, देखिए भारत में जहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर जो है औसत वार्षिक वर्षा है उन क्षेत्रों में ये वन मिले। हमने जो सदाबहार वन पढ़े उसमें औसत वार्षिक जो वर्षा थी वो 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, वो क्षेत्र मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मानसूनी वनों की या पतझड़ी वनों की, तो ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पर आपको ये 100 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा हो रही है, वहाँ पर ये सारे वन मिलेंगे। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इन वनों का जो विस्तार है वो कहाँ का, वो है पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल। देखिए कहाँ मिलेंगे ये, पश्चिमी घाट जो पर्वत था उसके पश्चिमी ढाल पर सदाबहार मिलेंगे, और उसके पूर्वी ढाल पर कौन से मिलेंगे आपको, ये पतझड़ी वन, क्योंकि वहां पर बारिश कम मात्रा में होती है तो वहां पर ये पेड़ मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम हिमालय का तराई क्षेत्र। देखिए हिमालय के तराई क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है वहाँ सदाबहार मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब जहाँ 200 सेंटीमीटर हो रही है वहाँ 100 सेंटीमीटर भी, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो उन क्षेत्रों में क्या मिलेंगे आपको, ये पतझड़ी वन मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें बिहार वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको ये क्षेत्र मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो मैदानी क्षेत्र है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर मानसून नहीं सक्रिय होता है। फिर हम बात करें इसमें महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र वाला भाग, फिर आंध्र प्रदेश वाला भाग जो तटीय क्षेत्र वाला भाग है, वहाँ पर बारिश बारिश अच्छी बात होती है, 100 सेंटीमीटर तो वहाँ मिलेंगे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान भी इसके अंतर्गत आता है, यानी कि हम झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, आपको ध्यान है कि वो घनी जो है वनस्पति से युक्त है, मतलब उनमें घनी वनस्पतियों क्षेत्रों, क्योंकि वहाँ पर बारिश से लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास चलती है, उससे ऊपर चलती है, तो उस क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। अब देखिए इन वनों की जो लक्षण है वो मध्यम प्रकार के, मध्यम प्रकार के मतलब ये है कि इनके अंदर कुछ गुण सदाबहार वनों के पाए जाएंगे, कुछ गुण आपके जो शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं उनके पाए जाएंगे, तो मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, उन लक्षणों को के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अब सर्दियों के अंत में जैसे कहा था कि पतझड़ी नाम क्यों पड़ा है, पतझड़ी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सर्दियों के अंत में क्या करते हैं कि एक साथ अपने पत्ते गिराते हैं, जिसे हम पतझड़ी वन भी कहते हैं, पतझड़ी जो ऋतु कहते हैं, उस ऋतु में क्या करते हैं कि अपने पत्ते गिराते हैं, फिर में नए पत्ते आते हैं। तो इसलिए जो एक पत्ते गिराने के लिए क्या कहा गया, पतझड़ी वन भी कहा गया है। व्यवसाय की बात करें कि साथ जो सदाबहार वन थे वो कठोर लकड़ी के थे, तो वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थे। लेकिन अगर हम मानसूनी वनों की बात करें तो न तो कठोर है न बिल्कुल कॉमन है, मॉडरेट है यानी कि सामान्य है।
तो ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन यही है मानसून वन, क्योंकि इनकी लकड़ी न तो कठोर होती है, न ही ज्यादा लचीली होती है। तो हमारे फर्नीचर वगैरह जो बनता है वो यही वनों से निर्माण होता है, यानी कि इन वनों से भवन एवं फर्नीचर निर्माण के लिए लकड़ी मानसूनी वन या पतझड़ी वन से होती है, क्योंकि ये कठोर लचीले उसके बीच का प्रारूप है। अब इन वनों में कौन कौन से वन आते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए इन जो वनों के है मुख्य वृक्ष है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए कि सागवान, जिसमें कहा था कि सागवान कुछ लचीली है कुछ कठोर है, इस तरीके से सागवान हुआ, शीशम हुआ, साल हुआ, आम, जामुन, शहतूत आदि। ये वृक्ष किसके अंतर्गत आते हैं, ये पतझड़ी वन में आते हैं। इनकी लंबाई भी अच्छी खासी कम से कम 20 से 40 मीटर के आसपास होती है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो आराम से होती है। तो सदाबहार वनों की तरह न तो ये बिल्कुल कठोर होते हैं, न शीतोष्णकटिबंध की तरह ये बिल्कुल लचीले होते हैं। आराम से इनकी लकड़ी मुड़ जाती है, उसको सुखाकर थोड़ा कठोर किया जा सकता है। तो इनमें सभी प्रकार के गुण होते हैं पतझड़ी वन में। तो उन गुणों के कारण ही क्या करते हैं ये बहुत उपयोगी है फर्नीचर के पर्पज से। तो इनसे क्या भवन एवं फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। सागवान, शीशम, साल, आम, जामुन, शहतूत आदि ये सारे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अब इनकी ऊंचाई की बात करते हैं। तो साहब इन जो वनों की है वो ऊंचाई है वो 20 से 45 मीटर होती है, ठीक है, 20 से लगभग 45 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। अब ये जो वन है इनको हम दो भागों में डिवाइड किया हमने। दो भागों में इसलिए किया क्योंकि आर्द्रता ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी के आधार पर इनका डिवाइड किया है। कौन कौन से देखिए, देखिए जहां पर 100 से लेके और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि वो ह्यूमिड एरिया है, आर्द्रता युक्त एरिया है, तो उस एरिया को तो कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी। यहाँ पर केवल वर्ड का फर्क है, आर्द्र मानसूनी कहेंगे। जबकि 75 से 100 सेंटीमीटर तक अगर कहाँ कहीं वर्षा होती है तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। केवल दो वर्ड का फर्क आया है, आर्द्र और शुष्क। जहां पर बारिश ज्यादा है 100 से 200 के बीच में तो वहां पर आर्द्र मानसूनी वन, और जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है वहां पर शुष्क मानसूनी वन। ये था आपकी पतझड़ी और मानसूनी वन के बारे में, जिनकी दो हमने इसके प्रकार पढ़ लिए हैं। बाकी जो आगे की हम पढ़ेंगे वो कल की क्लास में करेंगे वनस्पति को। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही।